सेक्शन क्या करना है बच्चों? 54। सेक्शन 54 क्या है? बहुत सारी कैपिटल गेन में क्या मिलती है? एग्जम्पशंस मिलती है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। सेक्शन 54 की एग्जम्पशन है इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या बेचने पर मिलेगी? रेजिडेंशियल हाउस। आपने अपना गोडाउन बेच के क्या कर दी? कोई दूसरी चीज खरीदी तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या बेचना पड़ेगा? रेजिडेंशियल हाउस। और वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। इसमें दो बना लो, रेजिडेंशियल हाउस प्लस लॉन्ग टर्म। मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ बच्चों? ये स्टडी मेट से 4.468 आप यहीं से पढ़ लो। इनकम फ्रॉम सच आउट शुड बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। बिजनेस वाले जो होते हैं, जो बिल्डिंग बिजनेस में यूज होती है, वो क्या होती है? हाउस प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। वन रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया। वापस क्या खरीदना है? इन इंडिया क्या? एक घर। और दो खरीद सकते हो, लेकिन कब? जब कैपिटल गेन कितने तक का हो? 2 करोड़। 2 करोड़ तक का। जब कैपिटल गेन कितने तक का हो? 2 करोड़। समझो पहले इतने को, फिर आगे बात करता हूँ। मैंने बच्चों ये क्या करा? एक घर खरीदा था। कितने रुपए का? 10 लाख। या ये मैंने कितने में बेच दिया? 50 लाख में। तो कैपिटल गेन कितना आ गया? 50 माइनस 10 कितना आ गया? 40 लाख। मैंने नया घर खरीद दिया 30 लाख का। क्या मुझे एक एग्जम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 54 इस 30 लाख की? ये रेजिडेंशियल हाउस है। ये क्या है? रेजिडेंशियल हाउस। नया भी क्या है? रेजिडेंशियल हाउस। क्या मुझे मिल जाएगी? क्या नहीं? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये गेन शॉर्ट टर्म है। कैसे पता लगा शॉर्ट टर्म है? क्योंकि मैंने इस 10 लाख को क्या नहीं करवाया? वो इंडेक्स नहीं करवाया। इंडेक्स ना करवाना क्या इंडिकेट्स? शॉर्ट टर्म। तो पहली शर्त क्या है? पुराना घर क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। तो ये मान लो लॉन्ग टर्म था और ये इंडेक्स होकर कितना बन गया? 12 लाख बन गया। ठीक है, ये इंडेक्स होकर कितना बन गया? 12 लाख। वो नंबर लगा के कुछ भी कर लोगे ना। ठीक है, 12 लाख। पीछे कितना रह गया? 38 का मैंने आगे क्या कर लिया? नया घर खरीद लिया। कितने का? एक घर खरीदा मैंने 12 लाख। एक खरीदा 14 लाख। एक खरीदा 12 का और एक खरीदा 14 का। तो बता दोनों की मिल जाएगी या नहीं? ये क्योंकि मेरा गेन कितने तक का है? 2 करोड़ तक का है। 2 करोड़ से कम तक का क्या होता है? 2 करोड़ से कम होता है। तो मैंने क्या पूछा उसका जवाब दो ना, तुम कुछ भी बोलोगे। 12 लाख माइनस 12 लाख एक माइनस हो जाएगा और 14 लाख एक माइनस हो जाएगा। तो गेन कितने तक का है? 2 करोड़ तक का है। मेरा गेन कितने तक का है? तो 2 घर चलेगा। यही गेन अगर क्या होता है 5 करोड़ होता तो फिर क्या होता? एक घर की। और आप किसकी लेते? ज़्यादा। अब नया घर आपको कितने टाइम में खरीदना होता है बच्चे मेरे? -1 और +2। अगर खरीदना है तो -1 और +2 और बनाना है तो +3। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने पुराना घर यहाँ पर बेचा तो या तो इससे 1 साल पहले या इसके 2 साल बाद के अंदर आपको क्या करना है? नया घर खरीद लेना है। और बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तब क्या करना है? अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या है? जितने तक का नया घर है। ठीक है, इसको मत पढ़ना, बस जितने तक का नया घर है। जितने तक का मतलब 50 लाख का गेन हुआ और नया घर 30 लाख का है तो एग्जम्पशन कितने की है? गेन कितने का हुआ? 50। नया घर कितने तक का है? 60 लाख। तो एग्जम्पशन कितने की है? 50 लाख। लॉस नहीं बनेगा इस एग्जम्पशन की वजह से। लॉस तो कब होगा? जब सेल प्राइस से ज़्यादा ही क्या हो? कॉस्ट ज़्यादा। यहाँ पर लॉस हो सकता है, नीचे एग्जम्पशन की वजह से लॉस होगा। पक्का क्या बच्चों? और मिलेगा किसको? कंपनी को या इंडिविजुअल एचयूएफ को? इंडिविजुअल एचयूएफ क्या कर बेचे? लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस। क्या खरीदे? लॉन्ग टर्म खरीदे। खरीदा क्या लॉन्ग टर्म जाता है? रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस एक अगर क्या नॉर्मल सिचुएशन है कहाँ? इंडिया में। 2 भी का इंडिया में। अगर गेन कितने तक का है? 2 करोड़ तक का। और क्या करना है? -1 और +2 में खरीदना है और या फिर +3। नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल एचयूएफ क्या बेचे? +3 में बनाना है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैपिटल एसेट है। रूरल क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैपिटल एसेट है। उस पर तो कैपिटल गेन टैक्स लगता ही। कब लगेगा? बोलो। जब आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे तब आपको टैक्स लगेगा, तभी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन राइज होता है। अदरवाइज तो क्वेश्चन ही राइज नहीं। रूरल तो क्या है?
अदर कंडीशन क्या है? लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस बाय एसएससी और हिज पेरेंट्स फॉर 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। कितने समय के लिए? कौन? एसएससी या उसके पेरेंट्स। इंडिविजुअल है तो और एचयूएफ है तो उसके पेरेंट्स होने से तो उसके मेंबर्स। 2 सालों तक किसके लिए यूज़ की हो? एग्रीकल्चर। या मैंने लैंड बेची तो इससे पहले 2 सालों तक मैं या मेरे पेरेंट्स या एचयूएफ या उसके मेंबर्स इस पर क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। नई लैंड खरीदनी है वापस से लैंड बेचकर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, वापस से क्या करना है? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नई लैंड खरीदनी है। और वो कौन सी हो सकती है? अर्बन या रूरल, कोई भी। कौन सी हो सकती है? अर्बन या रूरल, कोई सी। ये बेचनी कौन सी है? खरीदनी कौन सी है? कोई भी। कितने समय में? 2 साल। कितने समय में? 2 साल। इसको छोड़ देना बस। कितने तक की डिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी? जितने तक का कैपिटल मिलेगा। तो 54 में क्या बेचना है? रेजिडेंशियल। चलो 3 कर लेते हैं। तीसरा क्या है? 54D। 54D में क्या है? कोई भी एसएससी क्या बेचेगा? लैंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। क्या बेचेगा? लैंड बिल्डिंग किसकी? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की। और लैंड एंड बिल्डिंग किसके लिए यूज होनी चाहिए? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। कितने समय तक? 2 साल के लिए। और बेचना नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बेचना क्या होना चाहिए? कंपल्सरी एक्विजिशन। और अगर आपकी लैंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की कंपल्सरी एक्विजिशन होगी और आपने दूसरी जगह क्या खरीद लिया? लैंड बिल्डिंग, तो आपको क्या मिलेगी? एग्जम्पशन। लेकिन कितने टाइम में खरीदना है? 3 साल में, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। पक्का क्या? तो दूसरी जगह आप वापस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाओगे। तो अब मान लो मैंने क्या बेची? लैंड और बिल्डिंग। पहले बताओ, जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में बेच रहा हूँ तो उसमें अगर बिल्डिंग है तो उस पर हमेशा गेन कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म। क्यों शॉर्ट टर्म आएगा? क्योंकि वो उस बिल्डिंग का ब्लॉक बना हुआ होगा। उस बिल्डिंग का तो क्या बना हुआ होगा? ब्लॉक बना हुआ है। देखो बिल्डिंग है, देखो पहले सुन लो, पहले ये बात क्लियर करिए। अगर कोई एसेट किसके लिए यूज होती है? बिजनेस के लिए। और कोई एसेट किसके लिए यूज होती है? पर्सनल। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कार। मैंने कार खरीदी कितने की? 1 लाख की। और मैंने घर पर भी क्या खरीदी? कार 1 लाख की। इस कार को मैंने 3 सालों के बाद क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने में? 20,000 में। या 5 सालों के बाद क्या कर दिया? सेल। इस कार को भी मैंने 5 साल के बाद कितने में सेल कर दिया? 20,000। पहले तो इस कार की बात करूँ, इस पर कितने का गेन या लॉस आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये क्या? पर्सनल इफेक्ट। और ये कैपिटल गेन में कवर ही। अब मैं किसकी बात करता हूँ? इसकी। ये कार कब खरीदी मैंने? 1 लाख की। और ये फिजिक में किसका पार्ट बन गई? ब्लॉक का। अब एक ही कार है मेरे पास, तो वो बिजनेस की है, बिजनेस की है ना। तो इस पर मुझे टैप मिलेगा। पहले साल कितना मिलेगा? 15,000, मानते हुए कि 180 डेज या उससे ज़्यादा यूज़ किया। तो ब्लॉक की वैल्यू कितनी रहेगी? 85। फिर 15% कार पर क्या? टैप की रेट। अब ऐसे करके मान लो 5 साल के बाद ब्लॉक की वैल्यू क्या रहेगी? ब्लॉक मतलब एक ही एसेट है, ब्लॉक की WTV क्या रहेगी? 25,000 रहेगी। अब क्या होगा? 20,000 में बेच दिया तो ये 5,000 का क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये बात किसमें बताई हुई है आपको? PGBP। तो बिजनेस में जब बिजनेस की एसेट बेची जाती है तो वो तभी कैपिटल गेन आता है जब क्या हो? ब्लॉक ही खत्म हो जाए। अब ब्लॉक खत्म क्यों होगा? क्योंकि एक ही कार थी। पक्का? तो जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की हम बात कर रहे हैं, जब किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड एंड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का तो ब्लॉक बनेगा। लैंड क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो इसका तो ब्लॉक बनेगा नहीं, इसका तो नॉर्मल तरीके से आएगा। बट बिल्डिंग का क्या बनेगा? ब्लॉक बनेगा। और ब्लॉक में जो सेल प्राइस आएगा उसकी वजह से क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। वो भी कब? जब बिल्डिंग का पूरा ब्लॉक क्या हो जाए? खत्म। अब मान लो मैं एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरी 5 जगह क्या है? अलग अलग जगह बिल्डिंग है। और ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या हुई है? कंपल्सरी एक्वायर। तो ब्लॉक की वैल्यू तो सबसे बनी हुई है, तो कई बार तो कैपिटल लॉस आता ही नहीं, क्योंकि इसका सेल प्राइस जिसमें से कम होता है, ब्लॉक क्या होता है? अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन बाई चांस आपकी एक ही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और वही क्या होगी? कंपल्सरी एक्वायर होगी, तो उसमें बिल्डिंग में तो पक्का ही क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल।
तो सर हम बिल्डिंग का इंडेक्सेशन क्यों कर रहे थे इतनी देर? अब समझो, मैं अपने घर पर है मेरे बिल्डिंग, कार का एग्जांपल अलग था, ठीक है। ये कोचिंग की क्या है, सबसे पहले मैंने लैंड खरीदी कितने की, 1 CR। फिर कोचिंग की क्या खरीदी, बिल्डिंग कितने की, 50 lakhs। सेम मेरे घर पर था, मैंने घर में बंगलो खरीदा कितने का, 1 CR। उस पर क्या बनाई, बिल्डिंग कितने की, 50 लाख की। अब सुनो, इन दोनों को मैंने कितने कितने में बेच दिया, 5 करोड़, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि पहले तो इस 5 करोड़ को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना ही पड़ेगा। किसके लिए, लैंड के लिए और इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक बार इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले केस इसको बाइफरकेट करना ही पड़ेगा। किसमें, लैंड का कितना है और बिल्डिंग का कितना है। अब लैंड मान लो मैंने कब खरीदी थी, 1 मिनट में इसको टाइम लाइन पर सुनो, लैंड मैंने यहाँ खरीदी थी और बिल्डिंग मैंने यहाँ खरीदी थी। तो लैंड का सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट, वो कहाँ से होगी, यहाँ से। और बिल्डिंग का सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट, वो कहाँ से होगी, अलग अलग करवाने का पर्पज ही क्या है, बिल्डिंग कम इंडेक्स होगी और लैंड क्या होगी, पूरी इंडेक्स होगी। और मे भी बिल्डिंग इज शॉर्ट टर्म, हो सकता है कि लैंड आपने पहले खरीदी थी और बिल्डिंग कम समय के लिए बनाई होगी। तो लैंड और बिल्डिंग का गेन हमेशा ही क्या निकलेगा, अलग अलग। यहाँ बिल्डिंग का कोई ब्लॉक होगा क्या, नहीं, यहाँ तो बिल्डिंग का कोई भी किसी टाइप का क्या नहीं होगा, ब्लॉक होगा, क्योंकि ये तो मेरे पर्सनल है। तो कैपिटल गेन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि लैंड बिल्डिंग कभी इमूवेबल कभी भी क्या नहीं होती, पर्सनल इफेक्ट्स होती है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी कोचिंग वाले की। इसमें क्या होगा, सेल प्राइस क्या आएगा, लैंड का अलग, और वो क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी या कॉस्ट माइनस हो जाएगी। तो लैंड का तो चाहे पर्सनल हो चाहे बिल्डिंग बिजनेस का हो, सेम ही रहेगा। लेकिन बिल्डिंग का तो क्या पड़ा होगा आपके पास, ब्लॉक। बिल्डिंग पर तो क्या मिलता है, डेप्थ। तो बिल्डिंग का कैसे होगा, जो सेल प्राइस आएगा वो किस में से माइनस हो जाएगा, ब्लॉक में से। और ब्लॉक अगर खत्म हुआ है तब तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और अगर ब्लॉक खत्म नहीं हुआ तब तो ये चलता रहेगा, ठीक है। ब्लॉक खत्म नहीं हो तब गेन कब आता है, जब ये सेल प्राइस क्या हो, वैल्यू ऑफ ब्लॉक से क्या होगा, ज़्यादा हो जाए। ये बात हमने किसी ने बताई हुई, मान लो कि बिल्डिंग का ब्लॉक है मेरे पास, कितने का, 10 करोड़ का। पहले तो ये बताओ, ब्लॉक है इसका मतलब बिल्डिंग किसकी है, बिजनेस की है, 10 करोड़ की वैल्यू है। और सेल प्राइस इसमें 10 बिल्डिंग है, मैंने 2 ही बिल्डिंग बेची है, या 2 ही बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर हुई है। कोचिंग एग्जाम्पल नहीं ले रहा मैं, इसका ले रहा हूँ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये कोचिंग पे तो लगेगा ही ना, जो सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की सिर्फ 2 ही बिल्डिंग क्या हुई है, कंपल्सरी एक्वायर हुई है, 10 का है ये। और उनका सेल प्राइस कितना मिला है, 2 करोड़। तो कितना रह जाएगा, 8 करोड़। आगे से क्या मिलता रहेगा, डेप मिलता रहेगा। तो गेन होगा ही नहीं, 54D लगाने का मतलब ही नहीं। गेन कब होगा, जब ये 10 करोड़ का है और सारा ही ब्लॉक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और 3 करोड़ में बिक जाए, मान लो सारा ही ब्लॉक खत्म हो जाए, तब भी ये गेन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तब तो ये क्या है, लॉस है। तो 54D तो कब लगेगा, जब ये 10 करोड़ का हो और सेल प्राइस कितना है, मतलब कंपोजिशन कितना है, 12 करोड़, तब 2 करोड़ का क्या होगा, कैपिटल। तो 54D ज़्यादातर केस में किस पर लग पाता है, लैंड वाले पर। लेकिन जो भी अगर कैपिटल गेन आ गया किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर भी, तो वापस लैंड बिल्डिंग खरीद लोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। फटाफट से बताओ, ये तीनों सेक्शन किसके हैं, तीनों दो। 54 किसका है, इंडिविजुअल एचयूएफ का। ये भी किसका है, इंडिविजुअल एचयूएफ का। ये किसका है, सबके लिए। 54 में क्या बेचना है, घर। इसमें अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, लैंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बेचना नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, कंपल्सरी एक्विजिशन। इसमें पुरानी शर्त क्या है, इसमें पुरानी शर्त 2 साल तक रहनी चाहिए। कैसे है, इनडायरेक्टली डाली हुई है 2 साल की। कैसे, क्योंकि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 24 महीने तो होना ही चाहिए। और इसमें क्या है, 2-2 साल तक खेती है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसमें नया खरीदने का टाइम कितना है, 2 -1 + 2, इसमें 3 + 3, इसमें 2 भी खरीद सकते हो, ठीक है। चलो आगे। कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों को, 54 EC। 54 EC में क्या है, क्या बेचना आपको, लैंड बिल्डिंग और पोस्ट। इमूवेबल है लैंड बिल्डिंग,
लैंड बिल्डिंग होगा कोई, ठीक है, किसको मिलेगी? किसी भी एसएससी को। वापस क्या खरीदना है? इसके एनएचए और आरईसीएल के कितने समय के होने चाहिए? 5 साल। वापस क्या खरीदना है? एनएचए और आरईसीएल के बॉन्ड्स कितने समय के? 5 साल। और कितने टाइम में? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो आप लैंड बिल्डिंग बेच के क्या खरीद लो? एनएचए के बॉन्ड्स। तो इसमें कितने तक का गेन आपको एग्जाम्प्ट होगा? 50 लाख। कितने तक का गेन आपको एग्जाम्प्ट होगा? 50 लाख। इसमें ऐसे नहीं है कि आप कितना भी एग्जाम्पशन ले लो, कितने का? 50 लाख। सर ये मिनिमम साइज है। बताओ, मैंने क्या बेचा? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लॉन्ग टर्म होना जरूरी है क्या? 54 इसी में लॉन्ग टर्म होना जरूरी है क्या? क्यों? 5 साल नालायक, 5 साल में तो नए वाले बॉन्ड 5 साल के बाद। पुरानी लैंड बिल्डिंग में कहाँ लिखा हुआ है 5 साल? ये तो क्या लिखा हुआ है? तो नए वाले बॉन्ड कितने समय रखने? 5 साल। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर। अब सुनो एक बात, ये एक ब्लॉक की बिल्डिंग थी, क्या एक ही बिल्डिंग थी? 1 करोड़ का ब्लॉक की वैल्यू थी और बेचा कितने में? 5 करोड़ में। तो गेन कितने का आया? 4 करोड़ का। क्या इसमें से मुझे मिल जाएगा क्या 54 इसी? क्यों नहीं? गेन क्या है? शॉर्ट टर्म। गेन शॉर्ट टर्म है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं हुआ। क्या लिखा हुआ है? असेट क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म। तो भी मुझे मिलेगा, इसके ऊपर जजमेंट है कि मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है लोगों में? असेट कौन सी होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म। तो असेट तो कौन सी थी? लॉन्ग टर्म। असेट तो कौन सी थी? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म असेट कब होती है लैंड या बिल्डिंग? 24 मंथ्स। तो अब मानते हुए कि ये ब्लॉक कितना था, काफ़ी पुराना था और 24 महीने से मेरे पास क्या था? बड़ी थी एसेट बिल्डिंग। तो इसमें हमें गेन नहीं देखना, हमें क्या देखना है? एसेट अगर लॉन्ग टर्म थी तो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कंपनी अगर बिल्डिंग बेचती है और ब्लॉक था, मतलब उसमें जो बिल्डिंग थी वो सारी लॉन्ग टर्म थी या एक ही बिल्डिंग थी, वो क्या थी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी। तो मुझे इस पर से क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन कितने तक की मिलेगी? केवल 50 लाख तक। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इन बॉन्ड्स को आपने 6 महीने के, अच्छा इन सब में एक शर्त है जो इस समरी में लिखी नहीं हुई, वो क्या है? नई वाली एसेट को काफ़ी समय तक तुम्हें उसको क्या रखना पड़ता है? होल्ड करके रखना पड़ता है। वो मैं तुम्हें एक साथ सारों की क्या कर दूँगा? समझा। एक साथ क्या कर दूँगा? सारों की समझा। ठीक है, उसके बाद क्या? 54 ये किसको मिलेगा? किसी भी एसएससी को। क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कौन सी? लैंड बिल्डिंग या एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या खरीदना है आपको? यूनिट्स इशूड बिफोर दिस डेट और स्पेसिफाइड फंड एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिटो किसके जैसा है? 54 इसी के जैसा। 6 महीने 50 लाख सब वही है। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है? उसमें क्या बेचना है? एनी एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? सॉरी, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या लैंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म। 54 इसी में, और इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म। और उसमें वापस क्या खरीदना है? एनएचआई और आरईसीएल के बॉन्ड। एनएचआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसीएल मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, लेकिन रूरल नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या? यूनिट्स issued before 1st April of specified fund as notified by the central government. 54EE में एक फंड बनाना था मोदी ने। क्या था उसमें? स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत क्या बनाना था? एक फंड। इसको क्या बोलेंगे? फंड ऑफ फंड्स विच इंटेंड्स टू रेज 2500 crores एनुअली फॉर 4 years फॉर फाइनेंस द स्टार्टअप। तो वो फंड है, उसकी आपको क्या इशू होगी? यूनिट्स। और उसमें आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और स्टार्टअप वालों को क्या देगी? वो पैसा गवर्नमेंट किसको दे देगी? स्टार्टअप वालों को, और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे नॉर्मल बिजनेस का लोन मिलता है 18% 15% पे, तो स्टार्टअप वालों को उसी रेट पर मिल जाएगा लगभग जितना गवर्नमेंट हमें दे रही है। तो गवर्नमेंट का क्या पार पड़ जाएगी? स्टार्टअप वालों को सस्ती रेट पर लोन। तो हमें 6-7 दे रही है, तो उधर भी 6-7 या ½ % अपना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जाता है। तो जो वो फंड बनाया है उसकी यूनिट खरीदनी होती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है ना 54EE में, वही वाला। ठीक है,
पक्का? F क्या है? देखो अगर कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें साथ में जनरली क्या मिक्स किया होता ही है, 54 की एग्जेम्पशन मिक्स की होती है। F क्या है? किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और HF को क्या बेचना है? घर के अलावा कुछ भी बेच लो, क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। और ये भी बताता हूँ ये क्या है। और आपको वापस क्या खरीदना है? 1 या 2? 1। उसमें क्या है? 1 या 2। 1 रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया। और कब खरीदना है? 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर। बाकी 54 के जैसा ही है। अगर मैं इसको 54 से मैच करवाऊँ तो क्या है? तो मैं करवा रहा हूँ तुम लोग, इसमें पहले इंडिविजुअल HF है और इधर भी क्या है? इंडिविजुअल HF। इधर क्या है? रेजिडेंशियल हाउस। इधर क्या है? अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। अदर कंडीशंस में इसको तो पढ़ लिया तुमने, ये भी मैंने पढ़ा ही नहीं है तो एक बार तो। और यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ 2 या 9 2। ठीक है, उसके बाद समझ गए ना? ये टाइम ये बिल्कुल क्या है? सेम। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, इसमें फ़र्क आ जाता है, ये मैं बताता हूँ इस चीज़ में थोड़ा सा क्या है डिफरेंस। ठीक है, अब शर्त क्या है? आपके पास मोर देन 1 हाउस नहीं होने चाहिए रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ही शुड नॉट परचेज विद इन 2 ईयर और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर रेजिडेंशियल हाउस। सुनो, मैंने यहाँ पर क्या बेची? ज्वेलरी बेची। और इसके कितने साल में मैं नया घर खरीद सकता हूँ? 2 साल। तो आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। एक घर है तो चलेगा, दूसरा घर है आपने खरीद लिया, ज्वेलरी बेच के एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन पहले से आपके पास 2 घर है और ज्वेलरी बेच के घर खरीदोगे तो एग्जम्पशन, जिस दिन ज्वेलरी ट्रांसफ़र करोगे उस दिन आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। कौन से घर को छोड़कर? एग्जम्पशन के लिए खरीदे गए घर को छोड़कर। सुनो मेरी बात, मेरे पास एक घर ऑलरेडी है, या मैंने ज्वेलरी ट्रांसफ़र करी, तो मैं खरीद कितना सकता हूँ? एक। कब तक? इससे पहले भी तो 1 साल में खरीद सकता हूँ। तो यहाँ मैंने पहले एक खरीद लिया और यहाँ पर ज्वेलरी ट्रांसफ़र करी, तो क्या कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा? ये कह रहे हैं ट्रांसफ़र वाले दिन आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होने चाहिए। ट्रांसफ़र वाले दिन आपके पास एक से ज़्यादा घर, तो यहाँ तो हो गए नहीं, चलेगा। जो नया घर एग्जम्पशन लिए वाले के लिए खरीदा है, एग्जम्पशन के लिए जो नया घर खरीदा है उसको छोड़कर एक से ज़्यादा घर अब खरीद तो लिया, लेकिन अब दोबारा फिर नहीं खरीदोगे। एक शर्त और क्या है? फिर से दोबारा 2 सालों में या 3 सालों में ना तो खरीदना और ना ही कंस्ट्रक्ट करना। तो कुल मिला के लोगों को क्या करना है? सिर्फ एक घर के अलावा एक घर खरीदना है और उसके बाद दोबारा से नहीं खरीदना। ठीक है, और इन सभी एसेट्स को जिनको खरीदा आगे बेचना नहीं होता वो बताऊँ। तो मान लो कि मैंने क्या करा, यहाँ पर ज्वेलरी बेची, घर खरीद लिया, अब दोबारा से नहीं खरीदना है मुझे। दोबारा से खरीद लिया उस टाइम के अंदर तो फिर ये एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाए। पक्का? अब हम क्या करेंगे बात, इसमें एग्जम्पशन मिलती कैसे समझ में। सेल प्राइस या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था 40 करोड़, माइनस इंडेक्स कॉस्ट कितनी थी? 20 करोड़, और बचा कितना? 20 करोड़। मैंने नया घर कितने का खरीद लिया? 30 करोड़। तो अगर सेक्शन 54 है तो कितने की डिडक्शन मिलेगी? 20 करोड़। अगर सेक्शन 54 है मतलब ये बेची हुई एसेट क्या है? घर ही है। अब 54F है तब क्या होगा? 40 करोड़ डिवाइड बाय 20 करोड़, कितना रह गया? 20 करोड़। मेरी जेब में रुपए कितने आए अभी? 40। मेरी जेब में रुपए कितने आए? 40 करोड़। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आपने 40 के 40 इन्वेस्ट किए हैं क्या? नहीं, आपने तो 40 में से कितना इन्वेस्ट किया है? तो यहाँ पर ये एग्जम्पशन कहता है कि 20 करोड़ की एग्जम्पशन कब दूं? जब आप पूरा 40 करोड़ क्या कर दो इन्वेस्ट। आपने 30 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको कितनी एग्जम्पशन दूंगा? 3/4। तो बटा में क्या आएगा? नेट सेल प्राइस। और ऊपर क्या आएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड। इधर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब नेट सेल प्राइस का मतलब क्या? नेट सेल प्राइस का मतलब क्या है? बोलो।
अगर ब्रोकरेज लगी है तो वो माइनस होगी। फॉर एग्जांपल मैंने घर बेचा कितने का, 40 करोड़ का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की थी, 50 करोड़। 10% से ज़्यादा है तो 50 से ही लग जाएगा। और मैंने ब्रोकरेज कितने की चुकाई, 1 करोड़। तो पहले बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना लिया जाएगा, 50 करोड़ लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र कितना लिया जाएगा। और ये पक्का तुम्हें क्या देगा, वो एक परसेंटेज के तौर पर देगा, ताकि आप गलती से इस पर लगा दो। ब्रोकरेज हमेशा किस पर लगेगी, सेल प्राइस। ब्रोकर को क्या लेना, क्या ये कैपिटल गेन किस पर देगा, ब्रोकर तो जितने में सौदा कराया उसका लगाएगा। मान लो 40 करोड़ का 1% है तो कितना आ जाएगा, 40 लाख। ठीक है, अब 40 1% को छोड़ो, ऐसे बीच में करोड़ उसमें चलने देते हैं। ब्रोकरेज कितने की है, 1 करोड़। ठीक है, माइनस क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो मान लो कितने की है, 20 करोड़। तो गेन कितने का आ गया, 29 करोड़। ध्यान है कि तुम लोग, गेन कितने का आ गया, 29 करोड़। अब मैंने नया घर कितने में खरीद लिया, 30 करोड़ में। तो कैसे एग्जम्पशन मिलेगी, 29 करोड़ इंटू अमाउंट इन्वेस्टर कितनी है, 30 करोड़, डिवाइड में क्या आएगा, 50 - 1, नहीं, डिवाइड में नेट सेल प्राइस आएगा 40 - 1, 39 करोड़। तो भले ही क्या लग जाए, 50C लग जाए, यहाँ पर क्या आएगा, नेट सेल प्राइस। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, पक्का। अब इन सब में क्या है, बोलो, एक पॉइंट नया बताना है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो क्या है, क्या है वो पॉइंट, ये है एक तो कैपिटल गेन स्कीम, और दूसरा अगर ये नई खरीदी हुई एसेट आप बेच दो एक स्पेसिफाइड टाइम में, तो वापस ये जो गेन होते हैं वो हट जाते हैं। वो कैसे हटते हैं वो अगले वीडियो में बताने। एक बार मुझे फटाफट से 6 सेक्शन याद करने हैं आपको। पहले तो 6 के नंबर याद करवा दो। 54 B D E C E F, ठीक है। 54 B C गया, कौन सा आ गया, D के बाद E, C इसके साथ आ गया, ठीक है। 54 B C नहीं है, C किसमें है, E के साथ, D, और उसके बाद E F। तो A B C D E F सारे ही हैं, A नहीं है बस, ठीक है। ये E है, याद रहेंगे एक बार, बोलो आप ऐसे याद रखना। पहला, दूसरा और लास्ट वाले में क्या था, इंडिविजुअल। बीच में क्या था, कोई भी। बीच में क्या था, बीच में इंडिविजुअल। तो शुरू NESS। पहले, तीसरे और चौथे में क्या था, ऐसे पहले, दूसरे और लास्ट में था। पहले, तीसरे और चौथे में, पहले, दूसरे और लास्ट में क्या है, इंडिविजुअल और HF, और बीच में क्या है, NESS। अब मैं नीचे से हटा रहा हूँ। 54 में क्या बेचना है, रेजिडेंशियल हाउस, एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन लैंड बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं, क्या बेचना है, एनी लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। अब इसमें क्या खरीदना है वापस से, 54 में वापस भी क्या खरीदना है, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस ही, लैंड बेचकर लैंड ही, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचकर रूरल या अर्बन। इसमें भी सेम वही सेट खरीदनी है। इसमें NHI RACL, इसमें गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड फंड की बॉन्ड्स की यूनिट्स या बॉन्ड्स, मतलब समझ गए ना। और ये क्या है, रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। पुरानी एसेट क्या होनी चाहिए, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म, 2 सालों तक खेती की होनी चाहिए, 2 सालों तक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग चलाई होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, पक्का। वापस से नई एसेट कितने टाइम में खरीदनी है, -1 +2 या +3, +2 +3, 6 मंथ्स +3। गेन कितना एग्जाम्प्ट होगा, जितने तक की एसेट खरीद ली, जितने तक की एसेट खरीद ली, बट मैक्सिमम 50 लाख। इसमें फॉर्मूला, ठीक है, नेट सेल प्राइस वाला के साथ। नई एसेट होगी ना, नई एसेट क्या, तुम कुछ बोली थी, मैं कहा बाद में बोलूँ। नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, कंपल्सरी
एक्विजिशन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें क्या होना चाहिए, कंपल्सरी। ठीक है, और हाँ जी बच्चों, धन्यवाद। अब इतना ही करेंगे आज।